नमस्कार साथियों, राम राम सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल बाटी क्लासेज में। तो चलो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है राजस्थान भूगोल का। अगला जो टॉपिक है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश। मैंने एक वीडियो डाल दिया है चैनल पर, आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर आप देख लो। और जो अगला टॉपिक है इसी का अगला पार्ट है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का। तो आज अपन चर्चा करेंगे। राजस्थान पुलिस की अपनी तैयारी चल रही है और जो आज का टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश पिछले वीडियो में मैं बताया थी चार भौतिक प्रदेश है, उसमें से आज अपन चर्चा करेंगे मरुस्थल के बारे में। किसके बारे में? जो पहला बताया था मैंने, मरुस्थल प्रदेश। मरुस्थल प्रदेश। अब देखो, ये मरुस्थल है राजस्थान के पश्चिम की ओर उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। राजस्थान के मैप में देखो तो मरुस्थल कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। और यहाँ पर जो 12 जिले हैं, 12 जिलों में ये मरुस्थल फैला हुआ है। तो चलो, पहली बात तो इसकी मरुस्थल की हो गई कि ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो उसमें से 61.11 भाग पर फैला हुआ है, मतलब 2,09,000 और कुछ किलोमीटर पर ये फैला हुआ है। 2,09,000 पूरा लिख देता हूँ, 1 मिनट। और 12 वर्ग किलोमीटर पर ये फैला हुआ है। प्रभावी क्षेत्र है 2,09,012 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। यहाँ पर जो राजस्थान की कुल जनसंख्या है, उसका 40% भाग पर राजस्थान की कुल जनसंख्या है। तो मरुस्थल में 40% जो जनसंख्या है राजस्थान के मरुस्थल में निवास करती है। कितने प्रतिशत? 40% जनसंख्या है जो राजस्थान के मरुस्थल में निवास करती है। तो इस क्षेत्र में कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। जो अपना अगला टॉपिक है कि देखो, ये 2,09,012 किलोमीटर पर ये प्रभावित क्षेत्र है मरुस्थल से। और जो मेन मरुस्थल फैला हुआ है वो कितने क्षेत्रफल फैला हुआ है? वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर ये मुख्य रूप से मरुस्थल फैला गया है। और राजस्थान के अंतर्गत जो स्थित है या भारत के अंतर्गत जो स्थित है, उस मरुस्थल का नाम क्या है? थार मरुस्थल। थार मरुस्थल या थार का मरुस्थल। ये नाम किस पर पड़ा? तो वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत भी ये मरुस्थल फैला हुआ है। तो पाकिस्तान में एक क्षेत्र है थार पार कर। इसी के नाम पर, इसी के आधार पर थार का मरुस्थल का नाम थार मरुस्थल पड़ा। चलो दोस्तों, अब देखो, अब राजस्थान में देखें तो मरुस्थल के अंतर्गत 12 जिले राजस्थान के, जो उत्तर पश्चिम के 12 जिले हैं वो मरुस्थल से प्रभावित है। 12 जिले हैं वो मरुस्थल से प्रभावित है। और 2007-8 की रिपोर्ट आई थी इसरो की। इसरो ने एक रिपोर्ट भेजी थी 2007-8 की। उसमें बताया है कि जो 67% भाग राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का 67% भाग पर मरुस्थल है। 67% भाग मरुस्थल से प्रभावित है राजस्थान का। तो चलो दोस्तों, यहाँ पर अपन को समझ में आ गया होगा। अब इसकी उत्पत्ति कब हुई? मरुस्थल की उत्पत्ति कब हुई? तो मरुस्थल की उत्पत्ति प्लिस्टोनो युग में हुई, प्लिस्टोनो काल में हुई। कब हुई? प्लिस्टोनो काल में। कौन से काल में मरुस्थल की उत्पत्ति हुई? तो वो हुई प्लिस्टोनो काल में। कैसे हुई मैं बताता हूँ आपको कि जब जो पेंजिया महासागर था, पेंजिया महाद्वीप था, वो क्या 2 भागों में विभक्त हो गया।
एक हो गया अंगारा लैंड और एक हो गया गोंडवाना लैंड। ऊपर का जो लॉरेशिया है अंगारा लैंड कहलाया, पिछले वीडियो में मैंने बताया, और ये गोंडवाना लैंड। अब क्या हुआ कि जो एक पैंजिया महाद्वीप था दो भागों में विभक्त हो गया, बीच में जो खाली जगह यहाँ पर एक सागर हो गया, जल भर गया, तो इसको कहा गया तैतीस सागर। तैतीस सागर। और राजस्थान की उत्पत्ति तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड से ही मानी जाती है। तो जो मरुस्थल है, मरुस्थल की उत्पत्ति तैतीस सागर से मानी जाती है। किससे? तैतीस सागर से। सागर से कैसे मानी जाती है, इसके क्या प्रमाण है? तो यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत स्थित पेट्रोलियम के जो भंडार है राजस्थान में, इसी के कारण ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ये तैतीस सागर से इसकी उत्पत्ति हुई थी। पेट्रोलियम भंडार से क्या अभिप्राय होता है कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है? जीवाश्म से। पेट्रोल का निर्माण कैसे होगा? जीवाश्म से होगा, और जीवाश्म समुद्र के अंतर्गत पाया जाता है। तो ये तैतीस सागर, पहला तो प्रमाण अपने पास में ये हो गया। दूसरा प्रमाण क्या है कि जो यहाँ पर खारे पानी की झीलें, जो तैतीस सागर था वो खारे पानी का था। क्या था? खारे पानी का सागर था। तो यहाँ पर राजस्थान खारे पानी का सागर था, और धीरे धीरे तैतीस सागर सूख गया और यहाँ पर एक मरुस्थल बन गया। क्या बन गया? तैतीस सागर सूख गया और मरुस्थल बन गया। तो जो पानी के अंदर लवणता थी, पानी सूख गया, वो किसके अंदर मिल गई? जमीन के अंतर्गत। और यहाँ पर जमीन कैसी है? अपनी लवणीय जमीन है। मरुस्थल के अंतर्गत जमीन लवणीय है, इसलिए इसको कहा जाता है मरुस्थल, और तैतीस सागर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। एक और अपन को मिलता है कि जैसलमेर के जो कोलदरा गांव है, जैसलमेर के अंदर कुलदरा गांव है, जैसलमेर के अंतर्गत कुलदरा गांव है। यहाँ पर प्लिस्टोनो युग से पहले की मत्स्य, प्लिस्टोनो युग की पहले की मत्स्य निक्षेप प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? मछली के निक्षेप प्राप्त हुए। कब? जैसलमेर के कुलदरा गांव के अंतर्गत प्लिस्टोनो युग से पहले के मत्स्य निक्षेप प्राप्त हुआ। इससे अपन को अनुमान क्या मिलता है कि जो मरुस्थल है राजस्थान के अंतर्गत, उसका निर्माण किससे हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है तैतीस सागर से। इनके प्रमाण मिल गए। लेकिन देखो, इतिहासकार हो, वैज्ञानिक हो, कभी भी एक मत होते ही नहीं है, कभी भी नहीं होते एक मत। अब क्या कहते हैं कि ये कुछ विद्वान कहते हैं कि ये सारा मरुस्थल का भाग है, कुछ विद्वान इसको क्या कहते हैं कि सारा मरुस्थल का भाग है। लेकिन दोस्तों, ये सारा मरुस्थल का भाग नहीं है, ये थार का मरुस्थल अलग ही है। इसके परिणाम एक माइकोनिस्ट चट्टान पाई जाती है अपने थार के मरुस्थल में। कौन सी चट्टान? माइकोनिस्ट। थार के मरुस्थल में माइकोनिस्ट चट्टान पाई जाती है, जो कि सारा मरुस्थल में इसका नाम और निशान नहीं मिलता है। सारा में मरुस्थल में माइकोनिस्ट चट्टान का नाम निशान नहीं मिलता, लेकिन अपने यहाँ थार के मरुस्थल में पाई जाती है। तो इससे अपन को जाने इतना तो अनुभव हो जाता है कि ये सारा मरुस्थल का भाग नहीं है। चलो दोस्तों, अब देखो थार के मरुस्थल के क्या क्या महत्व है। तो यहाँ पर देखो, सौर ऊर्जा बहुत अधिक होती है थार के मरुस्थल में। सौर ऊर्जा की अधिकता के कारण इसको क्या कहा जाता है? वर्ल्ड पावर हाउस, विश्व क्या कहा जाता है? वर्ल्ड पावर हाउस, विश्व शक्ति ग्रह। थार के मरुस्थल को क्या कहा जाता है? विश्व शक्ति ग्रह। एकमात्र ऐसा मरुस्थल है थार का मरुस्थल जहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक मात्रा में मिलता है। अधिक संख्या में जनसंख्या निवास करती है। वो कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल है। तो चलो दोस्तों, इसके महत्व के बारे में बात हो गई। अब इसके मरुस्थल को भी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? मरुस्थल को भी दो भागों के अंतर्गत बांटा गया है। कौन कौन से भाग है? देखो, राजस्थान के एक मैप बनाऊं यहाँ पर मैं।
चलो ये कैसा भी मना अच्छे ही बना। हाँ देखो, जो ये मरुस्थल यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर ये अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के इस साइड में ये मरुस्थल है, पूरा 12 जिलों के अंतर्गत जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, सॉरी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर, पाली, यहाँ पर चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर वगैरह के, जालोर वगैरह के क्षेत्र इस किस्म आते हैं, मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। तो देखो इसको दो भागों में बांटा गया है। जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला से अगर इस तरफ जाएंगे ना तो वर्षा की कमी होती जाएगी। अरावली पर्वतमाला के अगर इस तरफ अपन जाएंगे तो क्या होगी, वर्षा की कमी होती जाएगी, और अरावली पर्वतमाला के अगर इस तरफ जाएंगे तो वर्षा की वृद्धि होती जाएगी। तो यहाँ से यहाँ पर 50 सेंटीमीटर की वर्षा होती है अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में। यहाँ से लेकर यहाँ क्षेत्र तक, इस क्षेत्र तक कितनी वर्षा होती है, 25 से लगाकर 50 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। तो इस क्षेत्र को कहा गया अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश पहला भाग ये हो गया। और जो दूसरा है वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र को क्या कहा जाता है, शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश। तो मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया, एक शुष्क प्रदेश और दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश में वर्षा के आधार पर बांटा गया। किसके आधार पर, वर्षा के आधार पर। अर्ध शुष्क प्रदेश में वर्षा कितनी होती है, 25 से 50 सेंटीमीटर की होती है, और शुष्क प्रदेश में 25 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। इसमें अंतर्गत देखें तो मेन जैसलमेर पूरा आता है। अर्ध शुष्क प्रदेश में जैसलमेर पूरा आता है, पश्चिमी जोधपुर आता है, उत्तरी बाड़मेर आता है, दक्षिणी बीकानेर आते हैं। ये 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक तो होगा जैसलमेर पूरा आएगा, जैसलमेर। एक आएगा पश्चिमी जोधपुर, जोधपुर का पश्चिमी भाग आएगा दूसरा जिला। तीसरा आएगा दक्षिणी बीकानेर, दक्षिणी बीकानेर तीसरा जिला। और चौथा आएगा उत्तरी बाड़मेर। ये 4 जिले हैं जहां पर शुष्क मरुस्थल पाया जाता है। कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, शुष्क मरुस्थल पाया जाता है। अब इसकी विशेषता, शुष्क मरुस्थल इन 4 जिलों के अंतर्गत मेन रूप से पाए जाते हैं। तो आगे शुष्क मरुस्थल शुष्क मरुस्थल, आज अपन शुष्क मरुस्थल के बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। कल अपन पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो शुष्क मरुस्थल में क्या होता है, देखो शुष्क मरुस्थल को भी आगे 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, 2 भागों में बांट दिया गया। पहला भाग हो गया बालुका। देखो मरुस्थल है, बालुका मतलब क्या होता है, मिट्टी, और मरुस्थल है तो मिट्टी के आधार पर ही बांटेंगे इसको। और क्या पे मरुस्थल में और है क्या जिसके आधार पर हम बांट दे, पानी तो है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या सिर्फ मिट्टी है, तो मिट्टी के आधार पर बांटा गया है बालुका। स्तूप मुक्त प्रदेश पहला, और दूसरा है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। 2 भागों में बांटा गया है। पहला है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और बालुका स्तूप मुक्त युक्त प्रदेश। तो इसमें देखो कौन कौन से बंदे हैं। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश का मतलब क्या होता है, जहाँ पर मिट्टी कम मात्रा में पाई जाती है। तो इसमें एक आकृति आती है अपने पास में हमादा। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमादा किसे कहते हैं। तो ये हमादा एक चट्टान होती है, पथरीली चट्टान। क्या होती है, पथरीली चट्टान, जहाँ पर मिट्टी नहीं होती, सिर्फ चट्टान पाई जाती, पथरीली चट्टान, जिसको क्या कहा जाता है, हमादा कहा जाता है। और ये देखा जाए तो पोखरण कहाँ पर फैली हुई है, पोखरण, बालोतरा और फलोदी। जो ये हमादा चट्टानें कहाँ पर फैली हुई है, पोखरण, बालोतरा और फलोदी, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। तो हमादा किसे कहते हैं, एक पथरीली चट्टान। स्पष्ट रूप से इसका उत्तर ये होगा कि एक पथरीली चट्टान है और यहाँ पर एक सीज है। हमादा के आसपास में सीज क्षेत्र बनाए गए हैं। सीज का मतलब क्या होता है, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिक
सोलर एनर्जी, उसके बाद में इंटरप्राइज जो कि जॉन, सोलर एनर्जी इंटरप्राइज जोन ये बनाया गया है। ये कौन कौन से जिलों में है? तो मेन रूप से जैसलमेर है, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, इस क्षेत्र में फैला गया है। चीज कहाँ पर बनाया गया है? जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। ये किसी के आता है रेग। ये रेग क्या होता है? रेग क्या होता है? तो देखो रेग होता है जो पथरीली जो चट्टान होती है ना, पथरीली चट्टान, तो ये टूटकर इसके आसपास में बिखर जाती है। छोटे छोटे कंकड़, पथरीली चट्टान होती है जो छोटे छोटे कंकड़ में टूट जाती है और पथरीली चट्टान के आसपास में बिखर जाते हैं। कहाँ पर? आसपास में बिखरे कंकड़, बिखरे कंकड़। रेग किसे कहते हैं? पथरीली चट्टान के आसपास में बिखरे हुए कंकड़ को क्या कहते हैं? रेग। और यही पोखरण, बालोतरा, फलौदी, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद में जो अपना अगला आता है वो होता है मगरा। मगरा की कहते हैं। तो चलो दोस्तों, जो अपना तीसरा आता है मगरा। मगरा से आप अगर राजस्थान से तो आराम से समझ जाएंगे कि मगरा अपन की बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं। जो एक बालोतरा है, बालोतरा से पोखरण के मध्य स्थित अवशिष्ट पहाड़ियां, अवशिष्ट पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? मगरा कहा जाता है। मगरा, मगरा कहते हैं। जो लंबी लंबी पहाड़ी होती है, बालोसरा से लेकर पोखरण क्षेत्र तक फैली हुई है, इसको मगरा कहते हैं। और मगरा की एक त्रिकुट क्षेत्र है, त्रिकुट की पहाड़ी है मगरा में। त्रिकुट की पहाड़ी पर राव जसल ने 1155 ईस्वी के अंतर्गत 1155 ईस्वी में जैसलमेर दुर्ग बनाया था। क्वेश्चन आ जाए कि जैसलमेर दुर्ग का है तो मगरा त्रिकुट, मगरा की जो पहाड़ी है त्रिकुट, मगरा त्रिकुट की पहाड़ी पर बनाया गया दुर्ग किसने बनाया? राव जैसल ने 1155 ईस्वी में बनाया जैसलमेर दुर्ग। और ईस्वी पर इसका नाम हो गया जैसलमेर। इस क्षेत्र का नाम क्या हो गया? जैसलमेर। और जैसलमेर से पहले इसको कहते थे वल नगर। जहाँ वर्तमान में जैसलमेर है, इसको पहले क्या नाम से पुकारा जाता है? वल नगर। और यहाँ पर एक जाति निवास करती थी जिसका नाम था मांड जाति। मांड जाति, इसके आसपास के क्षेत्र में एक मांड जाति निवास करती थी, इसलिए इसको मांड प्रदेश भी कहते हैं। जैसलमेर को क्या कहते हैं? मांड प्रदेश भी कहते हैं। चलो दोस्तों, अब ये हो गए अपने मगरा। जो अपना अगला है, एक बार आप देख लीजिए, मगरा। मगरा के बाद में एक आता है लाठी सीरीज। ये लाठी सीरीज क्या होती है? लाठी सीरीज, देखो दोस्तों, ये लाठी सीरीज एक भूमिगत जलपट्टी है। भूमिगत जलपट्टी है। क्या है? भूमिगत जलपट्टी है। ये पोखरण से लेकर जैसलमेर, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक फैली है। मोहनगढ़ तक एक भूमिगत जलपट्टी है। भूमि के अंतर्गत वो सरस्वती नदी का ही अवशेष है जो लुप्त हो गई है और जमीन के अंतर्गत भूमिगत हो गई है। तो ये भूमिगत जलपट्टी किसका अवशेष है? सरस्वती नदी का ही है। तो इसको अपन क्या कहते हैं? लाठी सीरीज कहते हैं। भूमिगत जलपट्टी को लाठी सीरीज कहते हैं। और यहाँ पर जैसलमेर के अंतर्गत चांदन गांव में, जैसलमेर के अंतर्गत चांदन गांव में एक चांदन पेयजल आपूर्ति नलकूप बनाया गया है। क्या बनाया गया है?
चांदन पेयजल आपूर्ति नलकूप बनाया गया चांदन गांव के अंतर्गत जैसलमेर के। तो वहां पर एक मीठा पानी निकला। क्या इस नलकूप के अंतर्गत मीठा पानी निकला, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, थार का घड़ा। क्वेश्चन आ जाए, थार का घड़ा किसे कहते हैं। जो लुप्त सरस्वती नदी है उसी के जो भूमिगत हो गई है, उसके स्थान पर जैसलमेर के चांदन गांव के आसपास में खोदे गए नलकूप को क्या कहा जाता है, थार का गड्ढा कहा जाता है। चलो दोस्तों, अब इस प्रकार से आगे ही है कि जो ये क्षेत्र है, पोखरण से गोवनगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर एक छोटी छोटी घास उग जाती है इनके आसपास के क्षेत्र में। भूमिगत मीठा जल है तो छोटी छोटी घास उग गई, घास, इसको कहते हैं सेवान घास। सेवान घास, सेवान किसे कहते हैं, सेवान घास। और ये प्रोटीन युक्त होती है, प्रोटीन युक्त घास है। कैसी घास है, प्रोटीन युक्त घास है। चलो दोस्तों, अगला अपना है, चलो ये बालूका आप लिख ले। बालूका स्तूप तो पूरा हो गया अपना, बालूका स्तूप पूरा हो गया। अब देखो बालूका स्तूप युक्त प्रदेश, बालूका स्तूप युक्त प्रदेश में कौन कौन से आकृतियां बनती है, तो एक आकृति बनती है अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य या रे की आकृति। देखो बालूका स्तूप युक्त मतलब होता है यहाँ पर मिट्टी है, मिट्टी से आकृतियां बनेगी। तो अनुदैर्ध्य रे की आकृति किसे कहते हैं, कि जैसे कोई हवा चलती है, हवा के समानांतर, हवा के समानांतर बहने वाले, समांतर बहती है मिट्टी, क्या करती है, हवा चलती है और हवा के साथ साथ में मिट्टी भी बहती चली जाती है। लेकिन जैसे ही हवा कम हो जाती है, हवा का कम होना, जैसे ही हवा कम हो जाती है तो मिट्टी क्या करती है कि धीरे धीरे इस प्रकार जमने लगती है। इस प्रकार से कि जैसे जैसे हवा कम होती है तो इस प्रकार से एक मिट्टी जमने लग जाती है। इस प्रकार से मिट्टी जा रही है, हवा के समांतर समांतर चली जा रही है, हवा कम हुई तो मिट्टी एक टीले के रूप में इस प्रकार यहाँ पर जम जाती है। इसको कहा जाता है अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य या रेखीय। जो अपना दूसरा है वो है ये जो बीकानेर के अंतर्गत बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। जो अनुदैर्ध्य है ना, वो कहाँ पर, बीकानेर के अंतर्गत। और जो अपना दूसरा है वो है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और एक होगा अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ क्या कहते हैं, कि जैसे कि कोई हवा चल रही है, हवा के साथ साथ में मिट्टी भी जा रही है, क्या कर रही है, हवा के साथ साथ में मिट्टी भी जा रही है, लेकिन कोई आगे रुकावट आ गई, हवा के आगे रुकावट आ गई तो मिट्टी उसके सारे इस प्रकार से समकोण पर जम जाती है। कैसी, समकोण पर जम जाती है। हवा के साथ साथ में मिट्टी जा रही है लेकिन आगे कोई रुकावट आ गई तो मिट्टी क्या करेगी, उसके सारे समकोण पर जम जाती है। उसको क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ कहेंगे। इस आकृति को क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ आकृति कहेंगे। ये बाड़मेर और हनुमानगढ़ में ये पाई जाती है, बाड़मेर और हनुमानगढ़, और ये बीकानेर, ज्यादातर बीकानेर में पाई जाती है आकृति। जो अपनी अगली आकृति है वो है बरखान। बरखान क्या होता है, देखो दोस्तों, वायु के भंवर तो आपने देखे हुए, जिसको मारवाड़ी भाषा में कहते हैं बुतेलिया। वायु के भंवर आता है तो वायु के भंवर के इस प्रकार से जो मिट्टी की होती है वो घूमती 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 एक अर्धचंद्राकार आकृति बना लेती है। कैसी आकृति, अर्धचंद्राकार। मिट्टी यहाँ पर घूमेगी और घूमती घूमती अर्धचंद्राकार आकृति बना देती है, उसको कहते हैं बरखान, बरखान। और ये बरखान ज्यादातर पालेरी गांव चूरू, बरखान के लिए कौन प्रसिद्ध है, पालेरी गांव चूरू, पालेरी गांव चूरू, ये बरखान के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में देशनौक बीकानेर में भी है, अपने जोधपुर के अंतर्गत ओसिया, ओसिया जोधपुर,
देशनोक बीकानेर, यहाँ पर भी ये बरकान भारी मात्रा में बन जाते हैं। उसके आगे अपनी जो आकृति बनती है सब्र का फीज। कौन सी आकृति बनती है? सब्र का फीज। सब्र काफीज, काफीज ये कैसे? देखो दोस्तों, हवा चलेगी, यहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ होगी और झाड़ियों के साथ में हवा के साथ में जाएगी और ये अर्धचंद्राकार आकृति में यहाँ पर जमा हो जाएगी। मिट्टी क्या करेगी? झाड़ियों के किनारे पर अर्धचंद्राकार आकृति में जमा हो जाएगी, जिसको कहा जाता है सब्र काफीज। जो अपनी अगली आकृति होगी वो होगी पैराबोलिक। पैराबोलिक, देखो सब्र काफीज और पैराबोलिक एक ही है, कंटीली झाड़ी के किनारे विकसित होती है, लेकिन ये मिट्टी क्या होती है? बहुमुखी होती है। इस प्रकार से अलग अलग टीले बन जाते हैं मिट्टी के, तो इसको क्या कहा जाता है? पैराबोलिक। पैराबोलिक दो ही सेम ही होती है, ये अर्धचंद्राकार आकृति बनाती है और ये बहुमुखी आकृति बनाती है। अब इसके आगे एक शब्द आता है अपने पास में, पलाया। पलाया किसे कहते हैं? बहुत ज्यादा पूछा जाता है कंपटीशन में, पलाया किसे कहते हैं? तो मरुस्थल के अंतर्गत, मरुस्थल के अंतर्गत अस्थायी जिले, अस्थायी जिले को क्या कहा जाता है? जिले को पलाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पलाया कहा जाता है। और ज्यादातर पलाया कहाँ पर बनते हैं? जैसलमेर में। ज्यादातर पलाया जैसलमेर के अंतर्गत बनते हैं। देखो ये मरुस्थल बना दे तो ये रेत के टीले बन गए। यहाँ पर क्या हो गए? ये रेत के टीले बन गए। रेत के टीले हवा के साथ में बनते हैं, बिखरते बनते बिखरते, उसका कोई अस्तित्व तो होता ही नहीं, तो ये क्या हो गए? इस प्रकार बन गए। और बारिश हुई, जब बारिश हुई तो यहाँ पर ये झीलें बन गई, अस्थायी झीलें बन गई, अस्थायी झीलें बन गई। अब देखो दोस्तों, जब धूप पड़ेगी, गर्मी आएगी, तो ये क्या पानी सूख जाएगा, ये अस्थायी झीलें बन गई। इसको तो कहा जाता है पलाया। क्या कहा जाता? पलाया। और जो फिर पानी सूख जाएगा और यहाँ पर वो क्या कहते हैं, पलाया के सूखने के बाद में इसको कहा जाता है बालसन। क्या कहा जाता है? बालसन। तो पलाया किसे? अस्थायी जिले को पलाया कहा जाता है, और जब पलाया सूख जाती है तो उसको कहा जाता है बालसन। अब दूसरा आता है अपने पास में डांड या टांड। डांड या टांड ये किसे कहते हैं? बाल या टांड किसे कहते हैं? तो स्थायी, जो स्थायी जिले हैं मरुस्थल के अंतर्गत, मरुस्थल के अंतर्गत जो स्थायी जिले है इसको कहा जाता है डांड या टाड। डांड या टाड। और जब ये इसका पानी सूख जाता है और दलदली मैदान हो जाता है, दलदली मैदान हो जाता है, इसको कहा जाता है रण। क्या कहा जाता है? रण प्रदेश। डांड या ठांड स्थायी जिले होती है, और जब ये सूख जाती है, दलदली मैदान हो जाते हैं, इसको रण कहा जाता है। और ये ज्यादातर नागौर के अंतर्गत होती है। सांबर और डीडवाना इसके मुख्य उदाहरण है। तो ज्यादा नागौर के अंतर्गत पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा के अंतर्गत। और उदाहरण के लिए सांबर और डीडवाना ले सकते हैं। जोधपुर के अंतर्गत अपने पास में एक रण प्रदेश है, वो है बापरण। जोधपुर के अंतर्गत रण प्रदेश है, उसका नाम क्या है? बापरण। चलो दोस्तों, अब आता है खडीन। जो लास्ट आकृति बनती है अपने पास में, खडीन। खडीन किसे कहते हैं? परंपरागत एनीकट को क्या कहा जाता है? परंपरागत एनीकट को खडीन कहते हैं। खडीन कहते हैं, परंपरागत एनीकट को खडीन कहते हैं। और कहते हैं कि ये जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मण थे, इन्होंने 15वीं शताब्दी में स्टार्ट किए थे एनीकट बनाने। जो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण, कौन? जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण है,
इन्होंने 15वीं शताब्दी के अंतर्गत ये खंडीय बनाने स्टार्ट किए थे। तो चलो दोस्तों, आज अपने क्या पढ़ लिया, मरुस्थल के शुष्क प्रदेश पढ़ लिए। मरुस्थल के शुष्क प्रदेश कहाँ कहाँ फैले हुए हैं? जैसलमेर पूरा शुष्क ही है, जो पश्चिमी जोधपुर है वो शुष्क है, दक्षिणी बीकानेर शुष्क है, उत्तरी बाड़मेर शुष्क है। तो ये 4 जिले मुख्य रूप से शुष्क प्रदेश से प्रभावित है। और अपन कल पढ़ेंगे अर्ध शुष्क, जो अर्ध शुष्क जहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और उसमें जो जिले आएंगे चूरू, झुंझुनू, सीकर है, नागौर है, पाली है, इधर जालोर है, वगैरह वगैरह जो जिले आएंगे उसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर दो और शेयर कर दो। तो चलो दोस्तों, धन्यवाद।